अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान आज़म जोई है और मैं आज स्पेसिफ़िकली इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड एनालिसिस पे बात करने के लिए लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप सीएसएस का थोड़ा सा एनालिसिस देखें ओवर द इयर्स जो चलता रहा है, उसमें थोड़ी सी नोट करने वाली बात यह है कि सीएसएस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता रहा है ओवर द इयर्स, वो एनालिसिस इस तरह से है कि 2015 की स्कीम से पहले जो स्कीम चल रही थी वो ये थी कि स्टूडेंट्स नॉर्मली ज्योग्राफी ऑप्ट करते थे। स्टूडेंट्स नॉर्मली ऐसे सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते थे जैसे कि साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स नॉर्मली पंजाबी ऑप्ट करते थे। स्टूडेंट्स नॉर्मली इंडो पाक हिस्ट्री ऑप्ट करते थे। ये ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो नॉर्मली स्कोरिंग ट्रेंड शो करते थे। लेकिन ओवर द इयर्स जो ट्रेंड चेंज होता रहा हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, उसी तरह से एफपीएससी ने भी अपना एनालिसिस थोड़ा सा चेंज किया और एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की जो कि 2016, 17 और अब 18 में भी एप्लीकेबल है। अब न्यू सिस्टम की स्पेसिफिकली बात करें तो इस न्यू सिस्टम के अंदर तीन चार चीजें बहुत अहमियत की हामिल है। सबसे पहले मेरा एनालिसिस जो कि मैं कैंडिडेट्स को भी बताता हूँ, स्टूडेंट्स जो सीएसएस करना चाहते हैं उनको भी बताता हूँ, उस एनालिसिस में सबसे बड़ा एनालिसिस ये है कि एफपीएससी ये नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी कैंडिडेट सीएसएस का ऐसा सब्जेक्ट ऑप्ट करके हाईएस्ट नंबर ले ले जो कि हेजमनी क्रिएट करे किसी एक सब्जेक्ट की। एफपीएससी हमेशा ये चाहता रहा है या हमेशा एफपीएससी की कोशिश रही है आफ्टर 2016-17 कि ऐसे सब्जेक्ट स्टूडेंट्स ऑप्ट करें जो उनकी अपनी डोमेन के सब्जेक्ट्स हों। फॉर एग्जांपल, इफ समवन हैज डन मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस तो ही शुड गो फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस रादर देन एनी अदर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, इफ समवन हैज डन इकोनॉमिक्स में किसी ने अगर मास्टर्स किया हुआ है तो उसको इकोनॉमिक्स ही ऑप्ट करना चाहिए। सो इस एनालिसिस पे एफपीएससी ने ओवर द इयर्स काम किया है और लास्ट 2 से 3 मैनेजमेंट कमेटीज जो एफपीएससी की रही हैं उनका सबसे बड़ा एनालिसिस यही था कि स्टूडेंट्स वो सब्जेक्ट ऑप्ट करें जो नॉर्मली स्टूडेंट्स की अपनी डोमेन है। जैसे अगर उस डोमेन से अगर कोई स्टूडेंट डेविएट करता है, जैसे कि अभी आपने रीसेंट ट्रेंड देखा होगा 2016 में भी, 17 में भी, 18 में भी, जो फर्स्ट स्कीम ऑफ सब्जेक्ट्स है उन स्कीम ऑफ सब्जेक्ट्स में अगर आप देखें तो उसमें अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, अगर इन सब्जेक्ट्स को देखें तो एफपीएससी चाहता है कि स्टूडेंट्स इनमें से एक सब्जेक्ट को जरूर ऑप्ट करें। The reason behind why FPSC wants such subjects to be opted or to be studied by the candidates, because these subjects over the years in the history of Pakistan have not been given importance, because इस तरह के सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट्स नॉर्मली ऑप्ट ही नहीं करते थे। अब होता क्या था, इसमें नॉर्मली इस तरह से स्कीम चलती थी कि अगर किसी ने फिजिक्स में मास्टर किया तो वो फिजिक्स को ऑप्ट नहीं कर रहा है एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर किसी ने पंजाबी में मास्टर्स किया है या पंजाबी में ग्रेजुएट है तो वो पंजाबी को एज ऑप्शनल सब्जेक्ट सिर्फ इस बेसिस पे ऑप्ट नहीं करता कि वो उसमें मास्टर्स है। सो एफपीएससी थोड़ा सा ये ट्रेंड चेंज करना चाहता है। ये एफपीएससी एक हेजमनी जो क्रिएट की हुई है डिफरेंट सब्जेक्ट्स ने, उस हेजमनी को चेंज करने के लिए एफपीएससी ने न्यू स्कीम लॉन्च की थी। दिस वाज द फर्स्ट बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ चेंजिंग द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस और चेंजिंग द सब्जेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब अगर हम पहला ग्रुप जो है जिसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो 200 मार्क्स के हैं एंड वन ऑफ देम इज इकोनॉमिक्स, फॉर विच I'll be making a discussion today. अब इस डिस्कशन में अगर आप देखें तो नॉर्मली स्टूडेंट्स इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्ट करते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स इस फील्ड के अंदर से पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इकोनॉमिस्ट नॉर्मली इंटरनेशनल रिलेशंस रखते हैं लेकिन वो इकोनॉमिक्स ऑप्ट नहीं करते। तो एक तो
एनालिसिस जो हेजमनी का एनालिसिस है, सब्जेक्ट हेजमनी का, वो ब्रेकआउट होना चाहिए। सेकेंडली, अगर आप ग्रुप 2 में देखें तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जियोलॉजी। अब ये भी सारे वो सब्जेक्ट्स हैं, अगर किसी ने स्पेशलाइज्ड मास्टर इसमें किया हुआ है तो ओनली देन दे गो फॉर दीज काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। इवन इफ दे हैव डन मास्टर्स इन दीज सब्जेक्ट्स, फिर भी स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स सीएसएस के लिए इन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट नहीं करते। एफपीएससी ऐसा नहीं चाहता। एफपीएससी चाहता है कि स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी एजुकेशनल स्टडीज के अंदर, जिन्होंने अपनी डिग्रीज इन सब्जेक्ट्स में हासिल की हुई हैं, वो आगे एफपीएससी एग्जामिनेशन में भी वही सब्जेक्ट्स ऑप्ट करें। अब ग्रुप 3 की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। इट कंटेन्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। ये सारे के सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से 2 पुराने फील्ड ऑफ सब्जेक्ट्स हैं और 2 नए हैं। एफपीएससी ने न्यू फील्ड ऑफ सब्जेक्ट्स के अंदर, न्यू डोमेन ऑफ सब्जेक्ट्स के अंदर 5 न्यू डोमेन्स एंटर की थी, जिसमें गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, क्रिमिनोलॉजी और इसके अलावा जेंडर स्टडीज था। इन सब्जेक्ट्स में एफपीएससी स्पेसिफिकली ये चाहता है कि स्टूडेंट्स जो कि इन सब्जेक्ट्स में डिग्रीज हासिल कर रहे हैं या इन सब्जेक्ट्स की स्टडीज कर रहे हैं, वो, और ये सब्जेक्ट्स पहले एफपीएससी की सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर मौजूद नहीं थे, तो उसको वास्ट करने के लिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए इन्होंने स्पेसिफिकली इन सब्जेक्ट्स को ऐड किया। अब सीएसएस नॉर्मली स्टूडेंट्स कर क्यों रहे होते हैं? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? either they are doing CSS because of their social pressure, because of their social peer pressure. They are doing CSS, or they go for CSS either because they have such kind of background, or they go for CSS because they see a specific kind of a charm being an officer. So there are several certain reasons जिसकी वजह से CSS नॉर्मली लोग कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस बताऊं कि ओवर द ईयर्स या पिछले कुछ 3-4 सालों के अंदर लोग सीएसएस स्पेसिफिकली इस वजह से नहीं करते कि वो एजुकेटेड हैं। वो स्पेसिफिकली सीएसएस इस वजह से नहीं करते कि बिकॉज दे थिंक दे कैन सर्व द नेशन इन अ गुड वे। वो सीएसएस सिर्फ इस वजह से नहीं करते बिकॉज दे थिंक दे कैन सर्व द नेशन और दे वांट टू सर्व द नेशन। सबसे बड़ा जो एक कंपोनेंट या सबसे बड़ा वेरिएबल जो सीएसएस की फील्ड में स्टूडेंट्स को इस साइड पे लेके आता है, वो सोशल प्रेशर होता है। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के अंदर या तो इफ यू हैव टू बी अ रिच पर्सन, और if you are not a rich person, you do not possess a good business, good family business, or you are not from a stronger background, so that means you would be going for, or you will be trying for such kind of field or such kind of jobs where you can earn good, where you have power, where you can maintain your social structure, where you can have good incomes, where you can increase your social dominance. सो ये सारी सेकेंडरी चीजें हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको सम अप करूं तो CSS इज नॉट ओनली नाउ और स्पेसिफिकली एट प्रेजेंट इज नॉट ओनली द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, बट इट इज ओनली द सब्जेक्ट सिलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिकली अ स्मार्टर वे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी फील्ड के मास्टर्स नहीं हैं या अगर आप किसी फील्ड में ग्रेजुएट नहीं हैं और आप उस फील्ड को ऑप्ट करते हैं, तो अगर आप पास पेपर उठा के देखें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के, तो सारे के सारे पास पेपर्स में जो इन डेप्थ स्टडी नहीं करके आया हुआ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, ही इज और शी इज अनेबल टू अटेम्प्ट इवन 4 क्वेश्चंस विच आर देयर or which a student has to attempt, which is the minimum criteria in one paper, 100 marks paper. अब क्यों ऐसा होता है? एफपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का स्कीम है, वो क्यों ऐसा चाह रहे हैं कि कैंडिडेट्स इस तरह की इन डिटेल स्टडी करके आए ताकि उनको ये पता चल सके कि क्या कैंडिडेट का इन डेप्थ नॉलेज है इस सब्जेक्ट में। वो इस तरह के क्वेश्चंस ही इसलिए देते हैं कि इन डेप्थ नॉलेज चेक किया जा सके। क्या कैंडिडेट सिर्फ इस वजह से तो सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं करके आया कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, या एफपीएससी इसमें स्कोर देता है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं। जो बेसिकली द डोमेन विच टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज व्हाई इकोनॉमिक्स।
और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि हमें या सीएसएस कैंडिडेट्स को स्पेसिफिकली फर्स्ट ग्रुप ऑप्शनल ग्रुप जो है उसके अंदर इकोनॉमिक्स क्यों ऑप्ट करनी चाहिए, और हाउ इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स, और why economists who have studied economics either at BBA or either in BCom, either they have done BS economics, either they are masters in economics, either they have graduated as an MPhil candidate, उनको इकोनॉमिक्स क्यों रखनी चाहिए और बाकी सब्जेक्ट्स उनको क्यों नहीं रखने चाहिए फर्स्ट ग्रुप के अंदर। मैं इसको कंपेयर करता चलूं थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ, तो एक थोड़ा सा एनालिसिस ये है कि 2018 के अंदर जो कैंडिडेट्स ने इंटरनेशनल रिलेशंस रजिस्टर किया अपने फॉर्म्स जमा करवा के, वो 16,000 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस की रजिस्ट्रेशन की है। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 कैंडिडेट्स ने इकोनॉमिक्स को ऑप्ट किया है। सो अगर मैं इसका और एनालिसिस थोड़ा इन डीप एनालिसिस में चला जाऊं तो पॉलिटिकल साइंस अराउंड 1500 स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल साइंस को रजिस्टर किया। अगर स्कोरिंग ट्रेंड की बात करें, जो 2017 की स्कोरिंग ट्रेंड है, तो इकोनॉमिक्स में उसमें टोटल 518 लोग 2017 में अपीयर हुए, जिसमें से जो मोर देन 60% स्कोर इकोनॉमिक्स में 58 लोगों ने लिया आउट ऑफ 500, मोर देन 40 एंड बिलो 60% स्कोर लिया 363 पीपल ने। अब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर टोटल 6000 लोग रिटन एग्जामिनेशन में 2017 में अपीयर हुए, जिसमें से देयर आर ओनली 150 पीपल जिन्होंने 60% से ऊपर स्कोर लिया। नाउ इफ वी कंपेयर बोथ द सब्जेक्ट्स इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इफ वी कंपेयर इकोनॉमिक्स, or if we compare it with any other subject, for instance accountancy and auditing, for instance computer science, or for instance political science में 800 लोग अपीयर हुए 2017 के अंदर, जिसमें से 80 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने 60% से ज्यादा स्कोर लिया, और बाकी कैंडिडेट्स आउट ऑफ दोज 800 कैंडिडेट्स उन्होंने 60% से कम स्कोर लिया। सो इकोनॉमिक्स, if we compare economics according to the score of more than 60% in both the papers, paper 1 and paper 2, so economics is not lacking behind if we compare it with international relations, political science or accountancy and auditing. अब economics रखने का फायदा क्या है? अगर आप करंट अफेयर्स की बात करें, अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स की बात करें, अगर आप इंग्लिश एसे की बात करें, तो आप देखते हैं कि 20 से 25% पोर्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इवन ऑफ करंट अफेयर्स, ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स, ऑफ इंग्लिश एसे, even of some other optional subjects is composed of some of the topics or some of the study or some of the fields of economics. जैसे अगर मैं एसे से स्टार्ट करूं जो कि एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, तो उसमें अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो हर इंग्लिश एसे के पेपर के अंदर एक या दो टॉपिक स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स की फील्ड से होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस वो टॉपिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस वो टॉपिक फॉरेन एड के ऊपर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो डेट प्रॉब्लम के ऊपर होता है जिसको आप कर्जा कह रहे हैं। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो हम इकोनॉमिक्स के पेपर 2 में डायरेक्टली स्टडी करते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में देखें तो सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक्स, सोशियो इकोनॉमिक रिलेशंस के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल है जो हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स में भी दुनिया की इकोनॉमिक्स के बारे में, रीजनल इकोनॉमिक्स के बारे में, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में ये टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, सो दैट यू मे बी एबल टू अटेम्प्ट 4 questions out of the 6 or 7 questions being asked in current affairs paper, Pakistan affairs paper. And even if you are unable to attempt any of the essays in the essay paper, if you have gone through economics or you have opted economics as an optional subject, it gives you a prior opportunity, it gives you a complete opportunity that you can directly attempt English essay on the basis of your economics knowledge.
अब इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या, इकोनॉमिक्स को उसकी डोमेन क्या है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इकोनॉमिक्स ऑप्ट करनी चाहिए, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इकोनॉमिक्स ऑप्ट नहीं करनी चाहिए। इकोनॉमिक्स, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, आई एम फोकसिंग अगेन, जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स, आइदर इन बीबीए, either in BCom honors, either in BS economics, or either in any of the BS program, 4-year program, उन्होंने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को एज 1 सेमेस्टर सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, वो लोग इकोनॉमिक्स ऑप्ट कर सकते हैं और उनके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो इकोनॉमिक्स को अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकें। इकोनॉमिक्स की जो फील्ड है उसमें बेसिकली 2 मेजर फील्ड्स हैं, जिस तरह मैंने बताया माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्हीं 2 फील्ड से आगे डिफरेंट फील्ड्स इमर्ज हुई इकोनॉमिक्स की, जिस तरह इन्हीं 2 फील्ड से आगे इंटरनेशनल इकोनॉमी एक्सपैंड हुई जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक सब फील्ड है। इन्हीं 2 फील्ड से आगे मनी एंड बैंकिंग की फील्ड एक्सपैंड हुई जो कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स की सब फील्ड है। इन्हीं 2 फील्ड से आगे पब्लिक फाइनेंस का कॉन्सेप्ट निकला जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की एक सब फील्ड है और जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक सब फील्ड है। सो अगर हम पेपर 1 के सिलेबस का एनालिसिस करें तो ये सारे के सारे वो सब्जेक्ट हैं जो प्योरली माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस करते हैं। अब नाउ व्हाई माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दे आर इंपॉर्टेंट और most of the times the question have been asked in paper 1 from micro and macroeconomics. The reason behind is parent subject economics के ये 2 ही हैं, parent dimensions economics की ये 2 ही हैं। So इन 2 parent dimension से आगे सब फील्ड्स निकली हैं। पेपर 2 स्पेसिफिकली बेस करता है पाकिस्तान इकोनॉमी के ऊपर, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की डोमेन है, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी सी डोमेन है, जिसमें एनर्जी क्राइसिस की डोमेन है, जिसमें पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की डोमेन मौजूद है, जिसमें स्पेसिफिकली और मैं बात करूं तो उसमें ट्रेड की डोमेन मौजूद है, जिसमें स्पेसिफिकली थोड़ा और मैं डिटेल में चला जाऊं तो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसमें आगे सर्विसेज सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। एवरी इकोनॉमी इज बेस्ड अपॉन सर्विसेज सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। सो इन 3 सेक्टर्स के गिर्द पेपर 2 घूम रहा होता है। अब जो स्टूडेंट्स माइक्रो और मैक्रो को थोड़ा सा पढ़ के आए हैं, सो उनका एप्टीट्यूड एक्चुअली डेवलप हो चुका होता है, क्योंकि उनका वो थॉट प्रोसेस जो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए एक थॉट प्रोसेस चाहिए होता है, वो माइक्रो और मैक्रो डेवलप कर देती है। कैंडिडेट्स जब इकोनॉमिक्स की आउटलाइन देखते हैं तो वो आउटलाइन देखते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीजें तो हमने पढ़ी नहीं है। वेयर एज इकोनॉमिक्स, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन सब लोगों ने नहीं पढ़ा होता, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस सब लोगों ने नहीं पढ़ा होता, इसी तरह इकोनॉमिक्स भी सब लोगों ने नहीं पढ़ी होती। लेकिन इट्स ओनली अबाउट मेकिंग योर माइंड फेमिलियर विद द थॉट प्रोसेस ऑफ द सब्जेक्ट, कि आपका थॉट प्रोसेस सब्जेक्ट के थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो थॉट प्रोसेस अलाइन हो जाता है और उसके लिए सिर्फ माइक्रो और मैक्रो फील्ड जरूरी है, और अगर किसी ने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है किसी भी लेवल पे, तो ही और शी हैज अ थॉट प्रोसेस कि वो इकोनॉमिक्स को एज ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है। ओवर द टाइम आई हैव बीन फोकसिंग ऑन ओनली 1 पॉइंट, कि जो लोग प्योर इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने बीएस प्रोग्राम इकोनॉमिक्स में किया है, जिन्होंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, या जिनका मोर और लेस कोई ना कोई लिंक रहा है इकोनॉमिक्स स्टडी के साथ, उनको इकोनॉमिक्स ऑप्ट करना चाहिए। 2012, 2014 एंड 2010 इन 3 ईयर्स में मैंने सीएसएस को अटेम्प्ट किया। इकोनॉमिक्स 2016 फील्ड से पहले एक ऐसा सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता था कि लोग इसको मेयरली इसलिए नहीं रखते थे कि ये बिल्कुल स्कोर नहीं देगा और इट विल लीड टू अ कोलैप्स इन योर टोटल मार्क्स। लेकिन मैं अगर अपनी थोड़ी सी स्टडी की आपको हिस्ट्री बताऊं तो इकोनॉमिक्स में मैंने 2012 और 2014 की फील्ड में 142 एंड 148 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स
रिस्पेक्टिवली स्कोर किए। द रीजन बिहाइंड वॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ, द रीजन बिहाइंड वॉज दैट इट वॉज माई फील्ड, और मुझे लगता था कि आई कैन डू माई बेस्ट। सो एक छोटी सी स्टेटमेंट जो अक्सर मैं इकोनॉमिस्ट को बोलता हूं कि आप इस डर से इकोनॉमिक्स को ना छोड़ें कि ये स्कोर नहीं देगा, बल्कि इस शौक से इकोनॉमिक्स रखें कि ये स्कोर देगा एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ। तो वो स्टेटमेंट नॉर्मली मैं कहता हूं, आई एम इकोनॉमिस्ट, आई एम नॉट लकी, यू नो व्हाट आई एम स्मार्ट एंड आई एम टैलेंटेड। सो जिसका थॉट प्रोसेस इकोनॉमिक्स में चलता है उसका थॉट प्रोसेस बाकी सब्जेक्ट में भी चलेगा, उसका थॉट प्रोसेस करंट अफेयर्स में भी चलेगा, उसका थॉट प्रोसेस पाकिस्तान अफेयर्स में भी चलेगा, उसका थॉट प्रोसेस एसेज में भी चलेगा। अब थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स के इकोनॉमिक्स पेपर को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, उसका एनालिसिस देखते हैं कि उन प्रीवियस पेपर्स के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कौन कौन सी इकोनॉमिक्स की फील्ड्स ऐसी हैं जिन पे फोकस किया गया, और कौन कौन सी पेपर 1 और पेपर 2 की फील्ड से क्वेश्चंस आए। पेपर 1 को अगर मैं स्पेसिफिकली थोड़ा सा एलेबोरेट करूं तो पेपर 1 के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, दैट इज मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, इन 5 डोमेन्स के ऊपर पेपर 1 बेस करता है। ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंज्यूमर थ्योरी से। अब ये मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट की डिटेल में जा रहा हूँ, वो लोग मुझे ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकेंगे जो इकोनॉमिक्स, जिनका थोड़ा बहुत जिन इकोनॉमिक्स के साथ लिंक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में नॉन कम्पिटेटिव एंड कम्पिटेटिव मार्केट्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जीडीपी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ISLM फ्रेमवर्क में से क्वेश्चन पूछा जाता है, और एग्रीगेट डिमांड सप्लाई में से पूछा जाता है। मनी एंड बैंकिंग में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पे पूछा जाता है, मनी सप्लाई पे पूछा जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी पे पूछा जाता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ ट्रेड पे क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्वेश्चन आता है, और पब्लिक फाइनेंस के ऊपर अभी 2018 में भी टैक्सेशन, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के ऊपर क्वेश्चन आया। सो हर डोमेन से कोई ना कोई क्वेश्चन उठाया जाता है। अब एग्जामिनर्स करते ये है कि एग्जामिनर्स नॉर्मली उन पास पेपर की स्कीम को देखते हुए नेक्स्ट ईयर की एग्जाम सेट करते हैं। अब एग्जाम सेट करने का मेयर पर्पस ये नहीं होता कि कैंडिडेट्स को मुश्किल में डाल दिया जाए, बट मेयर पर्पस ये होता है, या द सोल पर्पस ऑफ सेटिंग सच काइंड ऑफ पेपर इज के नॉलेज चेक किया जा सके कि क्या स्टूडेंट का इस सब्जेक्ट के अंदर नॉलेज मौजूद है, क्या उसका दिमाग और उसकी रीडिंग दोनों में अलाइनमेंट मौजूद है, क्या जो क्वेश्चन उसको पूछा जा रहा है, क्या उस क्वेश्चन का जो आंसर उसने किया है क्या वो डायरेक्ट आंसर है या वो इनडायरेक्ट आंसर है। सो थॉट प्रोसेस को अलाइन करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि इकोनॉमिक्स की या उस कैंडिडेट की इकोनॉमिक्स के बारे में जो नॉलेज है उसको जज किया जा सके। अगर पेपर 1 is theoretical based, पेपर 2 is purely issues in Pakistan economy. Now moving forward to पेपर 2, पेपर 2 की बात करूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन पे। इंडस्ट्री में पूछा जाता है मेजर गवर्नमेंट मेजर्स टू इंप्रूव द इंडस्ट्रियल सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद ट्रेड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, नेगेटिव बैलेंस के ऊपर, नेगेटिव ट्रेड बैलेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, डेट क्राइसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, IMF की स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूं कि 2018 के अंदर जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, जो मैंने अभी एनालिसिस बताया, क्या उस एनालिसिस के साथ मेरा एनालिसिस मैच करता है या नहीं करता। पेपर 1 क्वेश्चन 2 ऑफ द सेकेंड पार्ट ISLM फ्रेमवर्क पे पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 केन्जियन इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। क्वेश्चन 4 एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। क्वेश्चन 5 इलास्टिसिटी पे। क्वेश्चन 6 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के ऊपर। क्वेश्चन 7 बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्वेश्चन 8 परफेक्ट नॉन परफेक्ट मार्केट, प्योर कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन, मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी। पास पेपर भी इसी तरह का ट्रेंड है और करंट पेपर में भी वही ट्रेंड है जो पास पेपर में ट्रेंड रहा है। अब पेपर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें
Question 2 of the subjective portion, causes of worsened income distribution in Pakistan. Question 3 बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड पे है. क्वेश्चन 4 एग्रीकल्चर शेयर पे है और जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन, उस पे एनालिसिस है. क्वेश्चन 5 में वेजर फिस्कल एंड मॉनेटरी मेजर्स फॉर डेवलपमेंट. क्वेश्चन 6 में नेशनलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. क्वेश्चन 7 में इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो पाकिस्तान की है उसमें जो हिंडरिंग फैक्टर्स हैं उसके बारे में. क्वेश्चन 8 गवर्नमेंट एफर्ट्स टू एलिमिनेट एनर्जी क्राइसिस, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और क्लाइमेट चेंज और उसका इफेक्ट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर. क्वेश्चन जितने भी 2018 के पेपर में पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सपेक्टेड थे, जो कि पास पेपर स्कीम के ऊपर देखते हुए एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये क्वेश्चंस या इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. 2018 के अटेम्प्ट से पहले जो मैंने स्टूडेंट्स को एक टेंटेटिव गेस स्कीम दी थी, उस टेंटेटिव गेस स्कीम के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 से ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अब इसका मतलब ये है कि इफ आई कैन गेस कि व्हाट topic is to be asked in the next paper or in the next year of economics paper, so anyone can guess it. अब इकोनॉमिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा जब आप बात करते हैं तो क्रिटिकल एनालिसिस की बात आती है. लोग कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, इसका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं किया जा सकता. कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स जो कि इकोनॉमिक्स को एज ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी हैं. फर्स्ट टिप इज़ उनको सबसे पहले पास पेपर स्कीम रिव्यू करनी है. इफ़ दे हैव रिव्यूड द पास पेपर स्कीम सो दे वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द मेन टॉपिक्स विच आर टू बी स्टडीड. सेकेंड, अगर वो पास पेपर स्कीम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उनको ये पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मोर इम्पॉर्टेंट है, किन टॉपिक्स को इन डिटेल पढ़ना है और किन टॉपिक्स को इन डिटेल नहीं पढ़ना. थर्ड इज कि अगर उन्होंने इन दोनों पहले पॉइंट्स के ऊपर कि उन्होंने पास पेपर स्कीम आइडेंटिफाई कर ली और पास पेपर स्कीम आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने ये एनालिसिस कर लिया कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं, उसके बाद उनके लिए ये इजी हो जाता है कि वो अपनी स्टडी प्लान कर सके. अब ये 3 टिप्स ऐसी टिप्स हैं कि अगर इकोनॉमिक्स किसी ने एज ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है तो इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करने के लिए मेरी एनालिसिस के मुताबिक विदाउट गोइंग हेयर एंड देयर, अगर एक कैंडिडेट 45 डेज की डिटेल्ड स्टडी इकोनॉमिक्स पे कर लेता है तो इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट विच इज 200 मार्क्स सब्जेक्ट तैयार हो जाता है. 45 डेज का मतलब ये है 1.5 month. So if you are preparing your subject in 1.5 month and that is worth of 200 marks, so that is not bad at all. If you compare it with any of the subjects, so 100 marks का सब्जेक्ट ऑन एवरेज एनालिसिस के मुताबिक 1 महीना लेता है जिसको आप उसको तैयार कर सकते हैं. अब 1 महीना और अगर एक 200 मार्क्स का सब्जेक्ट 1.5 month ले रहा है एंड इफ समवन इज स्लो, ही हैज इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स, तो वो 2 महीने में भी तैयार कर ले तो दैट इज गुड. इकोनॉमिक्स इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट बट it is easy to tackle it if you handle it with technicalities. आप टेक्निक्स के थ्रू इसको हैंडल करेंगे तो it would be easier enough. उन टेक्निक्स को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. उन टेक्निक्स को आप कोर्स आउटलाइन देखते हुए इजीली देख सकते हैं कि कौन कौन सी कोर्स आउटलाइंस हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपने फॉलो करनी है. पेपर 1 थ्योरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, पेपर 2 पाकिस्तान इकोनॉमी पे है. पेपर 2 की तैयारी करते हुए आपका करंट अफेयर्स का 20 से 25% पोर्शन, आपका पाकिस्तान अफेयर का 20 से 25% पोर्शन, आपका एसे का 1 या 2 टॉपिक्स पेपर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स से तैयार होते हैं. अब मटेरियल जो रीडिंग मटेरियल है वो कहाँ से लिया जा सकता है?
पेपर 1 के लिए जो बेस्ट बुक है दैट इज इकोनॉमिक्स बाय मैकॉनल ब्रू। ये एक बुक पेपर 1 को ऑलमोस्ट 80% कवर करती है। अगर आपने फर्दर थोड़ी सी डिटेल्ड स्टडी करनी है तो देयर आर सर्टेन अदर बुक्स जो हर माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए डिफरेंट है, मैक्रो के लिए डिफरेंट है, इंटरनेशनल इकोनॉमी के लिए डिफरेंट है, लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है कि कोई एक ऐसी फॉरेन ऑथर बुक को स्टडी किया जाए पेपर तैयार करने के लिए जो कि मोस्ट टॉपिक्स को कवर कर सके। पेपर 2 का रीडिंग मटेरियल सिर्फ एक बुक कवर करती है दैट इज इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी बाय एस अकबर जैदी। ये पूरी बुक एक बुक पेपर 2 के पूरे पेपर को कवर कर लेती है। दैट मीन्स कि रीडिंग मटेरियल इज अवेलेबल, इजीली अवेलेबल। नोट्स अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि CSS के लिए किसी ने प्रिपेयर किए होंगे। सिंस आई एम इन टू द फील्ड एंड इट्स बीन लाइक 6 to 7 years मैं इस पे काम कर रहा हूँ। पहले एज कैंडिडेट काम कर रहा था, अब एज एनालिस्ट, एज टीचर काम कर रहा हूँ, लोगों को गाइड करता हूँ इस पे। तो मेरा एनालिसिस ये है कि नोट्स मेकिंग इज ऑल्सो वेरी इजी फॉर इकोनॉमिक्स। आप इन दोनों बुक से नोट्स भी बना सकते हैं। आप इन्हीं दोनों बुक से स्टडी करना चाहें तो फिर भी आप स्टडी कर सकते हैं। अब जितनी भी बातें स्टार्ट से लेके मैंने अभी तक की हैं उनमें एक फोकस मैंने रखा है। वो फोकस ये था कि आई वॉन्ट ऑल दो स्टूडेंट्स टू ऑप्ट इकोनॉमिक्स जिनका मोर और लेस इकोनॉमिक्स से कोई भी रिलेशन रहा है। या वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज FPSC भी ये चाहता है कि अगर कोई ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स मेजर्स के साथ आ रहा है या जिसका लिंक उस सब्जेक्ट के साथ मोर और लेस इसी वजह से मौजूद है, कैंडिडेट्स को वही सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने चाहिए। कैंडिडेट्स को उन सब्जेक्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए या वो नहीं चाहते कि कैंडिडेट्स कोई ऐसा सब्जेक्ट ऑप्ट करें जो कि हाईएस्ट स्कोरिंग स्कीम डेवलप करे। FPSC नहीं चाहता या FPSC की न्यू स्कीम में ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो ये चाहें कि सारे के सारे कैंडिडेट्स कोई एक सब्जेक्ट उठा के हाई स्कोर ले लें और बाकी सब्जेक्ट्स को कोई पूछे ही ना। जिसने BBA में तो इकोनॉमिक्स पढ़ी, आई एम रिपीटिंग अगेन, जिसने BBA में इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, जिसने BS इकोनॉमिक्स किया हुआ है, जिसने मास्टर्स किया हुआ है, जिसने 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम किया है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री जिसको आप 14 ईयर ग्रेजुएशन बोलते हैं, उसमें ऑप्शनल के तौर पे इकोनॉमिक्स को ऑप्ट किया है, जिसने BCom IT या BCom ऑनर्स रखा था और उसने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है 1 और 2 सब्जेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, या फिर कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है वो इजीली CSS के इकोनॉमिक्स पेपर को तैयार भी कर सकता है और उसको अटेम्प्ट भी कर सकता है और अच्छे नंबर भी ले सकता है। सो आई एम गोइंग टू फिनिश हियर इन द लास्ट। मैं once again, I don't know by the start if students were following me or not. I am attached with my name is Salman Azam Joya. I am attached with the University of Management and Technology and I teach economics there, and that is my full-time job. Other than that, I guide CSS candidates for optional and for compulsory subjects. I am also attached with Afreen CSS PMS Institute, which was previously known as Park Group CSS Academy. And for details, for more information जो आपको मेरे से कंसल्ट करनी है या जो भी गाइडेंस आपको मुझसे चाहिए, मैं मेरा फेसबुक ID सलमान आजम जोया के नाम से मौजूद है। यू कैन टेक्स्ट मी ऑन मैसेंजर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओवर देयर। मैं अपना मोबाइल नंबर पेस्ट कर दूंगा इस पोस्ट के साथ। आप मुझे मेरे मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टीट्यूशन में आके मिल सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर मोर, आई हैव डिटेल्ड सब्जेक्ट नॉलेज, आई हैव MPhil degree in economics, I have completed my PhD coursework in economics. Plus, I also have information of CSS because I have attempted CSS thrice. I did not get allocation twice. I cleared the written examination for 2 times in 2012 and 2014, but unfortunately could not get allocation.
Best of luck for the students who are going to appear in 2019. Best of luck for the students who have already appeared in 2018. I'll be coming live again if I'll get chance, and I'll be updating you with the latest schemes and latest knowledge of subjects and latest knowledge of economics. So stay in touch and best of luck. Thank you very much. Allah Hafiz.